Hel- Hello everybody and welcome again to this channel. So today we are going to deal with the resources and development. ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है जो आपके टर्म 1 में आने वाला है, इसका हम लोग आज पूरा वन शॉट करेंगे। विद इन हाफ एन आवर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से धुआंधार फिनिश कर देंगे, ठीक है। और आपका एक एक कंसेप्ट इस चैप्टर का हम लोग क्लियर कर देंगे और फिर इसके बाद इसकी एक एक्सप्लेनेशन एक एमसीक्यू वीडियो आ जाएगी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे। ऐसे तो एमसीक्यू वीडियो डाली हुई है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, बट इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। तो चलिए हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी को आज हम अच्छे से समझेंगे। मैं अब स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद इट योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो रिसोर्सेज। अब हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि रिसोर्सेज होते क्या है जनरली, है ना। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग जब डील कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज हमें पता होना चाहिए क्या है। तो रिसोर्सेज बोलता है क्या है कि एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, हमारी नीड्स या हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगी, हमारी ज़रूरतों को, ठीक है, ज़रूरतों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज। जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वही तो क्या है, रिसोर्सेज है ना। अब देखो, लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि इन्वायरमेंट में मिले हमारी ज़रूरतों को पूरा करे सो ही वो रिसोर्सेज है, बट वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर हमें उसे निकाल ही नहीं पाएंगे तो हमारी रिसोर्स कहाँ से हुआ, टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमें जो एक्सेस करने की, तो वो हमारे लिए तो रिसोर्स नहीं हुआ। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक बजट में वो आना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं 100 रुपये उस पर मेहनत लगा करके मुझे इनकम मैं उस पर डाल रहा हूँ 100 रुपये और मुझे 50 रुपये का हो रहा है, यानी मुझे 50 रुपये लॉस हो जा रहे हैं, तो मैं ऐसे काम भी नहीं करूँगा, तो वो हमारे रिसोर्सेज नहीं रहा। क्यों, उस पर तो मुझे लॉस हो रहा है, इसीलिए इकोनॉमिकली फीजिबल। जैसे कि मैंने 100 रुपये लगाए किसी भी सामान पे, जैसे कि कोल पे, तो कम से कम मुझे उससे 110 रुपये भी अगर मिल रहे हैं, तब उसको मैं जाकर के बोलूँगा कि वो रिसोर्स है। अगर 150 160 रुपये मिल रहे हैं, तब मैं बोलूँगा कि वो एकदम से बहुत बढ़िया रिसोर्स है हमारे लिए। साथ ही साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चर से एक्सेप्टेबल मतलब कि अगर आपके सोसाइटी में समझ लो एक स्कूल है, स्कूल के नीचे आपको पता चला कि कोल का जो है माइनिंग अच्छी हो सकती है, बट देखो अब स्कूल के नीचे आप माइनिंग करने जाओगे क्या, देखो ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसके साथ तो पीपल्स की फीलिंग्स जुटी हुई है, वहाँ के जो लोग पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, उसकी तो उसके साथ फीलिंग्स जुटी हुई है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, अगर ये तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है कोई चीज़ें, तो ही वो रिसोर्स है। इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। हम ह्यूमन बींग्स, हम सिर्फ सामान ही नहीं है, हम लोग अगर अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस आर ऑल्सो एक टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। आपको पता चलेगा आगे जाकर के रिसोर्स कैसे है ह्यूमंस, ठीक है। चलो, अब दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट टू इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो आप लोग बाकी रिसोर्सेज को कैसे क्या करोगे, इन्वायरमेंट से निकालोगे, उसका यूज करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक ह्यूमन नहीं निकालेंगे उसको, जब तक ह्यूमन उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक तो वो रिसोर्स हुआ ही नहीं, तब तक क्या है, वो रिसोर्स हुआ ही नहीं। तो इसलिए ह्यूमन एक इसेंशियल रिसोर्स है ना, क्योंकि जब तक हम अगर हैं ह्यूमन है, तो वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को निकालते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया रिसोर्सेज की बेसिक डिफिनेशन, आगे चलते हैं। सो हम लोग क्लासीफाई करना शुरू करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन दो, ये कुछ वेज दिए गए हैं, इसके बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और बायोटिक है। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ये दो बेसिसेस हैं। ऑनरशिप के बेसिस पे 4 है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है, कम्युनिटी का है, नेशनल का है या फिर इंटरनेशनल का है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या वो पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है या रिजर्व है। ये देख लो, ऐसे एनसीईआरटी का टेबल है ये, इसको देख करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ रिसोर्स दिया गया है, उसके नीचे 2 टाइप में, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। तो ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये किस में आ गया, एग्जॉस्टिबिलिटी में। फिर रिन्यूएबल के अंदर कॉन्टेनर्स है, बायोलॉजिकल, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ, फिर यहाँ देखो रिसाइकिलेबल और नॉन रिसाइकिलेबल। तो इस टाइप से हमने डिवाइड कर रखा है।
तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑन द ओरिजिन पे कैसे रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया वो देख लेते हैं। दिख रहा ही होगा आपको बेसिक्स ऑफ ऑन द ओरिजिन क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज बनाए, ठीक है। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे एसएसटी वाली क्लासेस में। क्या पढ़ा है आपने कि बायोस्फीयर क्या होता है ना, जहाँ पे लाइफ, बायोस्फीयर का मतलब रिफर करता है लाइफ को, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वही बायोस्फीयर है, ठीक है। हैविंग लाइफ यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग हो गई, फ्लोरा फौना हो गई, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारी चीजें क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक रिसोर्सेज है जिसमें लाइफ, वो क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्सेज। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को कंसिस्ट करते हैं, उसको एबायोटिक करते हैं। जैसे कि क्या, सॉइल की बात कर लो, सॉइल की बात कर लो, रॉक्स की बात कर लो, मेटल्स की बात कर लो, ये सब क्या है, ये सब कंसिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है ये सारी चीजें। सो ये लोग कहलाएंगे कि ए बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे ये सारे, ठीक है। ये सारे क्या है, ए बायोटिक रिसोर्सेज है, यानी कि ये इनमें लाइफ नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। सो ना, ऑन द बेसिक्स ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि वो एग्जॉस्ट होगा या फिर नहीं होगा। सो उनके बेसिस पे दो टाइप के रिसोर्सेज है। फर्स्टली इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंडली इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या। सो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस फिजिकल, केमिकल और एनी मैकेनिकल प्रोसेस दैट विल बी नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। यानी कि जिसको फिजिकल मीन्स से, केमिकल का यूज़ करके या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करके हम लोग उसको क्या कर पा रहे हैं, रीन्यू कर पा रहे हैं। सो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज रिप्लेनिशेबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट सेकेंडली इज नथिंग दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इफ यू विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। सो दीज ऑल आर रिप्लेनिशेबल है ये सारी, इसलिए दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज कि क्या बोला जाता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बट कुछ चीज़ें होती है जैसे कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत लंबा टाइम इसको लग जाता है, जियोलॉजिकल टाइम इसको बहुत ज़्यादा लंबा लग जाता है। सो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर इन द फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इनका फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि मेटल रिसाइकेलेबल नहीं होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। सो ये सारी जो है, ये एक टाइम यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट होने की इसका खतरा रहता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो इनका जो है जुडिशियरी यूज करना चाहिए, ठीक है। और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे जितना आपका जो ये है रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल, इसका आप चाहे तो जितना भी यूज़ करो, ठीक है। बट अगर आप इसका जुडिशियली यूज़ नहीं करते फॉसिल फ्यूल वगैरह का, तो वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर आपके पास ज़्यादा रिजर्व है भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, on the basis of ownership, the resources are divided into the four types, that is individual, community, national and international resources. अब तो देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है, एक करके। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करे या फिर एक प्राइवेटली ओन हो, ठीक है। जैसे विलेजेस में अगर अपने अपने खेत होते हैं, लैंड होते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में खुद के प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। और जैसे कि प्लांटेशन हो गया, पोस्चर लैंड हो गया, पॉन्ड वगैरह, ये वाटर वेल, ये सारी की क्या चीजें हो गई, ऑनरशिप के बेसिस पे टाइप की गई इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। दीज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओके, दीज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज दैट इज ऑन बाय इंडिविजुअली, एक ही आदमी के द्वारा ये ऑन किया जाता है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या है, दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में जितने भी मेंबर है वो इसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, पब्लिक पार्क, पिकनिक प्ले ग्राउंड, सो ये सब जगह पे है, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, कम्युनिटी ऑन कर देते हैं ये, इसके लिए आपको अगर यूज़ करना है तो आपको कम्युनिटी की परमिशन तो चाहिए होती है, या फिर कम्युनिटी के सारे लोग इसको यूज़ करते हैं ना, पिकनिक स्पॉट्स हो जाता है, किसी पर्टिकुलर को बिलोंग नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज क्या है, ऑन बाय नेशन और कंट्री। नेशनल रिसोर्सेज में नेशन या और कंट्री के द्वारा ये ऑन किया जाता है। सारे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट वगैरह जो हो गए, ये एक नेशन को बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसे कि आप ओशियन का अगर बात करें तो ओशियन हम कितना तक ले सकते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक की ओशियन को एक पर्टिकुलर जो कंट्री है वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। और उसके बाद जो है क्या आ जाता है, ओपन सी में चला जाता है, ठीक है, या फिर एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन में वो चला जाता है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक, याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रहता है, देन वो ओपन सी को बिलोंग कर लेता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट इज रोड, कैनाल, रेलवेज, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। ये सारे नेशन को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि UNCED, ये सारी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी क्या करते हैं, उसको ओन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, मैंने आपको बता ही दिया था। तो वो सारे ओपन सी को बिलोंग कर जाते हैं ना, तो वो सब की यूज़ करने के लिए हम लोग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज की वो पर्टिकुलर कंट्री को भी बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, देखो रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया गया है, दैट इज 4 टाइप्स, डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व। डेवलपमेंट पे 4 टाइप में, तो आप एक एक करके डिजर्व करते हैं कि ये सारे क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि हमारी सेटिस्फाई कर दे नीड को, बट इतना इस पर काम ही नहीं किया जाता, इसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया है, यूटिलाइज ही नहीं किया गया, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें राजस्थान और गुजरात में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी की और सोलर एनर्जी की, बट इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो इसे यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें, यानी कि इसके पास सेटिस्फाई करने के लिए नीड भी है, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ है, और हम इसका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड, जैसे कि हम लोग थर्मल वगैरह यूज कर रहे हैं ना। चलिए मिनरल्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। भाई अब इसे हमारे पास जो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। जैसे कि वाटर में होता है H2+O2, ठीक है। अब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ, बट हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। अगली देखते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं स्टॉक के, यानी कि इसको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। यानी कि इसके पास सेटिस्फाई करने के लिए नीड है, बट ये वाटर इन डैम वगैरह जो फॉरेस्ट वगैरह, इसको फ्यूचर की जनरेशन की मीट के लिए इसको रखा गया है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन मीट के लिए इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए एंड नाउ सी नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब हमने पढ़ लिया कि इतने टाइप के रिसोर्सेज है, क्लासीफाई वगैरह कर लिया। अब डेवलपमेंट कैसे होगा रिसोर्स का, ये देख लेते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली, यूज किया गया है, एंड इज लेड टू बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स को उसने लिया गया, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना हम लोग थर्मल पावर प्लांट, जिसके कारण कोल वगैरह की कमी होनी शुरू हो गई। अब देखो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल, इसी के लिए जो है हमारे महात्मा गांधी का एक कोट आया था कि जो है यहाँ पे जो ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, ग्रीड करोगे तो पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, लालची बनोगे, लेकिन आपकी नीड को, अगर आप जरूरतमंद हो तो आपकी नीड को पूरा करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज पाए हैं जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, जो कि अगर फ्यू ही हाथ में दे देते तो वो डिवाइड कर देता है सोसाइटी को, ठीक है, 2 सेगमेंट्स में, एक रिच में एक पुअर में उसको डिवाइड कर देता है, जो कि लीड करेगा ग्लोबल, और कभी कभी जो ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ों को ये फिर लीड करता है, ठीक है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है इसेंशियल है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट कीजिए, बट क्या कीजिए, डैमेज मत कीजिए इन्वायरमेंट को, ठीक है। डेवलपमेंट जो है अभी के प्रेजेंट जनरेशन की भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे और फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाए, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आपके आने वाला जनरेशन भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स प्लानिंग। अब हमने जान लिया कि अब डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब देखते हैं प्लान कैसे करते हैं रिसोर्सेज को। सो इंडिया जैसे कंट्री में जो है रिसोर्सेज को जो है सफिशियंट है, ठीक है। सो इसकी जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो प्लानिंग करने के लिए जो है हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो देखो, तो ये सारी प्लानिंग जो है कुछ नेशंस पे होगी, कुछ स्टेट लेवल पे होगी और कुछ लोकल लेवल्स पे होगी। तो रिसोर्स की प्लानिंग करने में 3 स्टेप्स हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में अगर ये रहता सब्जेक्टिव तो 3 मार्क्स में ये जरूर क्वेश्चन आता, 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है रेगुलरली, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है, बट इससे आपको अभी एमसीक्यू निकालना है, ठीक है। इसको देखना है और आपको एमसीक्यूज फॉर्म करना है। ऐसे तो मैं आपको करवा ही दूंगा एमसीक्यू, और करवा रखा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वायरमेंटली ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है और उसी रिसोर्सेज को कि कंट्री के रीजन में वो कहाँ पाया जाता है और कितना पाया जाता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व सर्वे कीजिए, मैप कीजिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेट कीजिए उसको, ठीक है।
ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे रिसोर्सेज है और कैसे आप उसका क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटरमाइन करोगे। फिर बोला इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, आप अप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कीजिए और रिसोर्सेज को वहाँ से निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए ना, मैच कीजिए कि रिसोर्सेज को कि वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करता है। अगर करता है तो ये अच्छा रिसोर्स है, फिर इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही रिसोर्स प्लानिंग है। आप देखो अब क्या बोला है, नेक्स्ट थिंग में बोला है कि रिसोर्स कैन बी कंट्रीब्यूट टू अ डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनाइड बाय द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। रिसोर्स तभी कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट में जब उसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का से मदद से क्या करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। इंडिया हैज मेड कंसर्न एफर्ट अचीविंग द गोल्स, है ना। इंडिया ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अचीव किया है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का, ये कब लॉन्च हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। जिसमें क्या किया गया था, रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात हुई थी। टू ओवरकम इरिटेशनल कंजम्पशन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना कर लो, इसलिए रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब लैंड रिसोर्सेज देख लेते हैं, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज है ना, अब देखो मैं आपके साथ लैंड रिसोर्सेज डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर द लैंड रिसोर्सेज? तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटर मोस्ट इंपॉर्टेंस, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज जो कि सपोर्ट करता है एक इम्पॉर्टेंट किसको, वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को, है ना। इसी पे सारी चीज़ें जो आप चाहे तो जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो सॉइल हो वो लैंड में ही प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स हो ये सारे लैंड्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। सो जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब लैंड रिसोर्सेज को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ, सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल आर डन ऑन द लैंड। सो इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वेरिएटरी फीचर्स। तो इंडिया में 3 टाइप्स के लैंड्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो आइसलैंड्स। सो यहाँ पे देखो ये है 43% इंडिया में प्लेन्स है, 27% हेयर आर प्लेट्यूज एंड 30% यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट है। नेक्स्ट थिंग, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला तो देख लो फॉरेस्ट के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग उसको बैरेन या फिर वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसपे क्या होता है नहीं एग्रीकल्चर होता है। तो सेकेंडली वो है। फिर क्या, लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए, जिसको ग्रेजिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, फैलो लैंड्स होता है। अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड्स होता है, इसमें फैलो लैंड्स नहीं होता है, ठीक है। अब नेट सोन एरिया कुछ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो लैंड यूटिलाइजेशन। अब देखो लैंड यूज पैटर्न कैसे है इंडिया में, ठीक है। तो 2 चीज़ें लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करती है इंडिया में, पहला तो फिजिकल फीचर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो देखो फिजिकल फैक्टर में जैसे ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये सारी चीज़ें इसको इफेक्ट करती है। और ह्यूमन में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी की कैसी है, कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये सारे इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिपोर्टिंग एरिया है, 100% लैंड में से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सो ये देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है 18.1111 फॉरेस्ट, दिस पार्ट इज बैरन और अनकल्टिवेटेड लैंड, दिस पार्ट इज एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ओके, एंड अदर वन इज परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। नेक्स्ट थिंग, ओके नाउ सी व्हाट आर द वेस्ट लैंड्स। तो वेस्ट लैंड्स क्या होते हैं कि वेस्ट लैंड जो लैंड का यूज नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, ये सारे क्या होते हैं अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी होते हैं, ठीक है। चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ हो जाता है, ये इसको रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ऐसा एरियाज में ये पाए जाते हैं जहाँ का लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल हो गया है, ठीक है। यानी कि इसके पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ये रॉकी हो सकते हैं, एरिड हो सकते हैं, डिजर्ट एरिया में रोड्स, रेलवेज जहाँ पे यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measure conserve manage it resulted in land degradation। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैंड को बट उसको क्या किया जाता है, कंजर्व नहीं किया जाता है, सो इट विल लीड्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, फिर वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनेगा। अब लैंड डिग्रेडेट कैसे हो, क्या है और क्या उसके कंजर्वेशन के मेथड्स क्या है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, दीज आर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग वगैरह, ओवर ग्रेजिंग के कारण, ओवर इरीगेशन के कारण, यानी कि ओवर इरीगेशन के कारण भी क्या होता है ना, इरिगेशन के कारण क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। माइनिंग साइट्स लीव अ डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग इन लैंड इन रिसेंट ईयर, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये सारी जो इंडस्ट्रीज, वाटर पॉल्यूशन, इन सारी के कारण क्या होता है लैंड डिग्रेड होना धीरे धीरे शुरू कर जाता है। तो ये सारे तो ह्यूमन फैक्टर्स हुए, ठीक है। कंजर्व करने का मतलब है कि अब इसके जो है आप क्या करना है, हमको लैंड को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन मेथड्स में हम लोग क्या ले सकते हैं कि इन सारे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा हम लोग ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिटेशन हम लोग ना करें, तो इससे क्या हो जाएगा लैंड डिग्रेड होने से बचेगा उसके कंजर्वेशन।
अब देख लो सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल भी एक टाइप का रिसोर्स है। तो सॉइल जो है बहुत ही क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट काफ़ी लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ अ प्लांट ग्रोथ, यहीं पे क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होते हैं, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे, ठीक है। इट टेक्स मिलियन ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्रीज फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है। तो मिलियन ईयर्स ले लेता है। वेरियस ऑफ फोर्सेस नेचर सच एज टेम्परेचर, एक्शन, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर, ये सारे क्या है, सोयल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइट। बेड रॉक हो, पेरेंट रॉक हो, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी इसमें आती हैं और इन सबसे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है और इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक में ये ह्यूमस को क्या करता है, सॉइल कंटेन करता है। नेक्स्ट थिंग, क्लासिफाई कैसे किया हमने सॉइल को, तो देखिए क्लासिफाई हमने किया सॉइल को उनके सॉइल फॉर्मेशन पे, कलर पे, थिकनेस पे, एज पे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारा एल्यूवियल सॉइल है। सो लेट वी डिस्कस एल्यूवियल सॉइल फर्स्ट। सो व्हाट आर द एल्यूवियल सॉइल्स? तो एल्यूवियल सॉइल्स क्या होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल्स होते हैं। In this picture you can see this is alluvial soil, okay. So the entire northern plains are made up of alluvial soil, जो भी entire northern plains है, okay, नॉर्थर्न प्लेन्स जितना भी है ना, वो सब क्या है, वो आप लोग देखोगे तो इंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स जो है एल्यूवियल सॉइल के बने हुए हैं। द एल्यूवियल सॉइल इज डिपोजिटेड थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। एल्यूवियल सॉइल जो है तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स से होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंदास। इंदास रिवर, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये तीनों से मिलकर के, ठीक है। ये राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ महानदी वगैरह में आपको डेल्टा में देखने को मिलता है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के डेल्टाज में भी ये आपको देखने को मिलता है। बिहार, यूपी एंड इन द झारखंड एरियाज ये आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो इन द वेस्ट बंगाल और यूबर सॉइल आपको देखने को मिलता है। ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है और इंडिया का सबसे मोस्ट एब्यूडेंट सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन होता है, सैंड, स्टील, क्ले, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या है, काफी ज्यादा फर्टाइल है। बेस्ड ऑन द एज, एल्यूवियल सॉइल को दो टाइप में क्लासिफाई है। ओल्ड एल्यूवियल जिसको भांगर बोलते हैं। अब भांगर क्या है, भांगर सॉइल में कंसंट्रेटेड होता है ज्यादा कंकर का, ठीक है, नोड्यूल्स का। देन द खादर, खादर क्या है, न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड मोर फाइन पार्टिकल्स इसमें होते हैं देन द भांगर। और यहाँ पे क्या हो रहे थे, भांगर में ये ओल्ड था और इसमें ज्यादा कंकर हो रहे थे, और यहाँ पे क्या है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं न्यू एल्यूवियल में। तो एल्यूवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होते हैं, ठीक है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड काफी ज्यादा होती है और ये ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी वगैरह पल्सेस क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या है, दिस सॉइल इज अ ब्लैक इन कलर। अब ये ब्लैकिश कलर में होता है, ये इसको रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। दिस इज कैन बी इन द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट, दैट इज विच सॉइल इज नोन एज रेगूर सॉइल। तो यू विल से ब्लैक सॉइल क्या होता है कि रेगूर सॉइल। देन दी नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल में, ठीक है, हेल्प करता है क्या, पेरेंट रॉक मटेरियल वगैरह, ठीक है। अब जो सॉइल जो है आइडियल फॉर कॉटन ग्रोथिंग, हम इसको कभी कभी कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन की ग्रोथ होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल जो है आपको डिकन ट्रैप वगैरह में देखने को मिलता है, नॉर्थन वेस्टर्न मिड, जहाँ पे ये सारे जो सॉइल है लावा से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। द सॉइल कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेट्यू में नागपुर, प्लेट्यू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे प्लेट्यू में या फिर कृष्णा गोदावरी वैलीज में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब देखो ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, ठीक है। इसमें होल्ड मॉइस्चर करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल न्यूट्रिएंट से रिच होता है, कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम को, पोटाश और लाइम, ठीक है। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको तुरंत ही प्री मानसून के पहले ही इसको क्या किया जाता है, टिल्ट कर दिया जाता है और फिर इसमें शो किया जाता है, क्योंकि बाद में बहुत ही ज्यादा ये स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, रेड एंड येलो सॉइल्स। तो रेड एंड येलो सॉइल्स क्या होते हैं कि ये ऐसे सॉइल्स होते हैं जो डेवलप करते हैं क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक पे, ठीक है। ये देख पा रहे हो रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो इन एरिया जहाँ पे रो रेनफॉल है, जैसे कि ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। अब ये सारी जो सॉइल है वो रेडिश होंगे कलर में ड्यू टू इसमें क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है आयरन और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, है ना। सो ये लुक लाइक येलो व्हेन इट्स हाइड्रेटेड, जब इसमें जो रेन होती है, जब पानी इसके साथ मिल जाता है, सो इट लुक लाइक येलो। अभी आपको रेड दिख रहा है, बाद में येलो दिखने लगता है, इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल्स बोलते हैं। फाउंड इन उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडोमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
लेटेराइट सॉइल। सो व्हाट इज लेटेराइट सॉइल? तो लेटेराइट सॉइल क्या है? ये एक टाइप का सॉइल है जो कि डेवलप करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में, ठीक है। दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग और बहुत ही ज्यादा हैवी रेन के कारण ये सॉइल बनता है, ठीक है। लेटेराइट सॉइल का एसिडिक पीएच होता है 6 से भी कम हो जाता है। इन नेचर जनरली डिफिशियंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंट हो जाती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। द सॉइल सपोर्ट डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। ह्यूमस बहुत कम है बट डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है टी एंड कॉफी ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, lastly the arid soil, not lastly, this is arid soil. So arid soil range red और brown in color, ठीक है, रेड एंड ब्राउन कलर में दिखने में होता है। जनरली इसमें सैंडी टेक्सचर होता है, सलाइन नेचर का होता है, ठीक है। सब एरियाज में ये पाया जाता है, जैसे कि आप लोग मान लो ये आपके इन द वेस्ट बंगाल के एरियाज में आपको एरिड सॉइल देखने को मिल जाता है। इसका जो हाई जो है कॉमन सॉल्ट्स में देखने को मिलता है, ये ऑब्टेन होता है एवोपरेटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत ही ज्यादा कमी होती है एरिड सॉइल में, ठीक है। एरिड सॉइल में ह्यूमस और उसकी लैक होती है। लोअर हॉरिजन्स ऑफ सॉइल ऑक्यूपाइड बाय कंकर, इसमें बहुत ज्यादा मिला हुआ होता है, एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स ऑफ स्ट्रीट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कंकर की वजह से इनफिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाता एरिड सॉइल क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंकर मिला हुआ रहता है, इसमें सलाइन नेचर का है, इवापोरेशन काफी ज्यादा वाटर का होता है और लो ह्यूमस कंटेंट करता है। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर इज लोमी सिल्टी और वैली साइड में ये पाया जाता है स्लोप्स पे, ठीक है। हिमालयाज में जैसे कि ये पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ये सॉइल आपको मिल जाता है, ठीक है। लो ह्यूमस कंटेंट्स रहता है, डिवेशन एंड एसिडिक रहता है ये सॉइल, फर्टाइल है और रिवर ट्रेसेस और एल्यूवियल फैंसी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्टली आप देख सकते हो कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, मैं आपको ये डिस्कस करवा देता हूँ। ओके, ये देख लो, ये पार्ट जो है ये ग्रीन वाला पार्ट यानी कि ये सारे माउंटेन एंड कौन सा है? फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। अब ये देखो रेड एंड येलो सॉइल, ये देखो इस पार्ट में आपको रेड एंड येलो सॉइल का एरिड सॉइल सॉरी आपके वेस्ट बंगाल के एरियाज में नहीं मिलता है, वो दैट इज इन द पार्ट ऑफ द राजस्थान के एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। राजस्थान के एरियाज में आपको देखने को ये मिल जाता है। ये देखो ये अब लेटेराइट सॉइल है, तो लेटेराइट सॉइल भी देख सकते हो कि आपको इस एरियाज में और कुछ इधर वेस्टर्न घाट के एरियाज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही आपको एल्यूवियल सॉइल भी देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा एब्यूडेंट में ये सारी जो चीजें एल्यूवियल सॉइल से, ठीक है। सो दिस इज योर एनसीईआरटी मैप। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो अब ये सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या है, तो सॉइल कैसे इरोड होता है और उसकी कंजर्व करने के मेथड्स क्या क्या है। सो शैल वी डिस्कस नाउ? ओके, सो द डिन्यूनेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सटिक्वेंट वॉशिंग डाउन, वो क्या होता है? सॉइल इरोजन। अब ये किसी भी टाइप से हो सकता है, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से, इन सारी चीज़ों से ये क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकता है। ऑल्सो देयर इज सम नेचुरल फोर्सेज जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर सॉइल इरोजन के कारण होते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग के कारण ये क्या होता है? सॉइल इरोजन हो जाता है। सो इसके लिए कॉन्टोर फ्लफिंग वगैरह का यूज किया जाता है ताकि अच्छे से हो, ठीक है। अब रनिंग वाटर से अगर कट कर देना चैनल्स तो क्ले सॉइल में, तो उसमें गली इरोजन उसको बोलते हैं, ठीक है। चैनल या गली बना देता है ना, इस टाइप से सॉइल के बीचों बीच ऐसे गली बना देता है। द वाटर बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, सॉरी द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन और बैड लैंड ये बन जाता है, ठीक है। देन वाटर फ्लोस एज अ सीट ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। टॉप सॉइल इसका खराब हो जाता है और फ्लैश वाटर अवे से हो जाता है। अगर ये वाटर से या फिर विंड से अगर टॉप सॉइल अगर जाता है तो उसको शीट इरोजन बोलते हैं, लेकिन अगर चैनल बना के काट करके जाता है तो उसको गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है। विंड क्या करता है? इसको लूज कर देता है सॉइल को और ऊपर से पूरा का पूरा सॉइल उड़ा के ले चला जाता है, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ क्या क्या है सॉइल कंजर्वेशन के, तो अब हम आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया और मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिफरेंट क्या क्या वेज है सॉइल कंजर्वेशन के, तो प्लाफिंग। प्लाफिंग कैसा होना चाहिए? तो कॉन्टूर प्लाफिंग। ये क्या करते हैं? कॉन्टूर बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्टूर बना लेते हैं बड़े बड़े स्लोप्स इस टाइप से बना करके, फिर क्या करते हैं इसकी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प होता है। टेरिस कल्टीवेशन, ये हिली एरियाज पे हुआ जाता है, जैसे सेंट्रल हिमालयाज वगैरह पे टेरिस फार्मिंग को क्या किया जाता है ना, वहाँ पे टेरिस बना लिया जाता है ताकि जो है कंजर्व हो सके सॉइल, ठीक है। वरना लार्ज फील्ड को आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड को क्या करते हैं ना, स्ट्रिप्स में डिवाइड करके ग्रास उगाया जाता है ताकि जो पकड़ ले वो अच्छे से, ठीक है, विंड के मदद से ये सारी चीजें चली ना जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग।
अब जो है नेक्स्ट जो है आपका शेल्टर बेल्ट्स को क्रिएट करना, यानी कि लैंड के चारों तरफ ट्रीज वगैरह को लगा लेना और स्टेबलाइजेशन करना सैंड ड्यून्स वगैरह का, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग राजस्थान वगैरह का एरिया में अगर करते हैं तो इससे क्या होता है ना कि वेस्टर्न इंडिया में अगर इसे करते हैं तो इसके क्या होता है कि वो सैंड ड्यून्स वो नहीं बनते हैं और फिर उस जगह का जो सॉइल है वो क्या होता है कंजर्व होता है। तो शेल्टर बेल्ट्स यानी कि प्लांट वगैरह लगा करके ट्रीज वगैरह लगा देते हैं साइड साइड, ताकि हमारे जो सॉइल है वो कंजर्व हो सके, ठीक है। सो यही था हमारा सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स। सो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया विद इन द 30 मिनट्स। मैंने पक्का पक्की मैंने इसे खत्म कर दिया। सो आपको इसे क्या करना है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो वी विल फील मोटिवेटेड। आपको न्यू वीडियो भी मिल जाएगी इस चैनल, फटाफट इसके एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।